नमस्कार दोस्तों, हमारी बात चल रही थी समानता के बारे में क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसके हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे और आज का ये लास्ट पार्ट है। तो उनमें हमने पढ़ा था समानता का अर्थ क्या है, इसके अलावा समानता के जो विभिन्न आयाम हैं उनके बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे देखो समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो अभी समानता के उद्देश्य को पाने के सार्वत्रिक वांछनीय तरीकों के बारे में समाजवादियों और उदारवादियों के बीच के कुछ बुनियादी मतभेदों पर चर्चा की गई है, जबकि इन अलग अलग दृष्टिकोणों के तुलनात्मक गुणों और सीमाओं पर विश्व भर में बहस हो रही है। आज भी ये विचार करना जरूरी है कि समानता की ओर बढ़ने के लिए कौन कौन से सिद्धांत और नीतियाँ आवश्यक होगी। खास तौर से ये सोचना कि क्या समानता लाने के उद्देश्य के लिए सकारात्मक योजना उचित है, और इस मुद्दे पर हाल के वर्षों में बहुत विवाद खड़ा हुआ है। इस विषय पर अगले खंड में चर्चा की जाएगी। तो हमने बात करी थी इसमें आर्थिक समानता किस प्रकार से स्थापित की जा सकती है, सामाजिक समानता है, कानूनी समानता है, राजनीतिक समानता है। तो उनमें क्या दिक्कतें आ रही हैं और उनका क्या समाधान किया जा सकता है, इन सभी के बारे में हमने बात करी थी। अब बात करें औपचारिक समानता की स्थापना, तो समानता लाने की दिशा में जो पहला कदम है वो असमानता और विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना है। यानी कहने का मतलब है कि असमानता वहीं पैदा होती है जहां किसी विशेष वर्ग को विशेष अधिकार हो। तो सबसे पहली बात तो इन विशेषाधिकारों को ख़त्म किया जाए। अगर विशेष अधिकार खत्म हो जाएंगे तो समानता अपने आप ही आ जाएगी। दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं की कुछ रीति रिवाजों और कानूनी व्यवस्थाओं से संरक्षित रखा गया है। इन रिवाजों या कानूनों द्वारा समाज के कुछ हिस्सों को तमाम किस्म के अवसरों और लाभों का आनंद उठाने से रोका जाता था। बहुत सारे देशों में गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित रखा जाता था। महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाज़त नहीं थी। भारत में जाति व्यवस्था निचली जातियों को शारीरिक श्रम के अलावा कुछ भी करने से रोकती थी। कुछ देशों में केवल कुछ खास परिवारों के लोग ही सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकते थे। तो ये जो सारी चीज़ें बता रहे हैं, ये सब जैसे पहले की आज के ज़माने की बात करें तो ये सारी चीज़ें अभी लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। ऐसी चीज़ें वर्तमान में विद्यमान नहीं है। तो थोड़ी हम बात कर लेते हैं समाजवाद के बारे में भी। तो समाजवाद क्या है? असमानताओं के जवाब में कुछ जो उपजे राजनीतिक विचार हैं उनका एक क्या है, समूह है। ये खासकर वे असमानताएं थी जो औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से पैदा हुई थी। यानी एक फैक्ट्री का मालिक है तो उसके अंडर जैसे मान लो 2000 मजदूर काम कर रहे हैं, तो वो जो मालिक है वो तो और अमीर होता जाएगा और वो गरीबों की स्थिति क्या है, वैसी की वैसी ही रहेगी। तो जो असमानता की खाई है वो ज़्यादा गहरी होती जाएगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से, और उसमें बाद तक बनी रही। समाजवाद का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को कम करना है, न्यूनतम और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा करना है। हालांकि समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ तो नहीं होते, लेकिन वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियमन, नियोजन और नियंत्रण का समर्थन जरूर करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो होनी भी चाहिए। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले एक मुद्दा उठा था कि जो रोडवेज उनको बंद किया जाए। ये राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो रोडवेज के ऊपर बोला ये बहुत आर्थिक घाटा आ रहा है इनसे, तो इनको बंद किया जाए। तो तब ये चीज़ें उठ कर आई कि जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन पे अरबों रुपए का बजट खर्च होता है, क्योंकि ये जन कल्याणकारी आप उसमें शामिल करते हो। तो रोडवेज भी तो क्या है, एक जन कल्याण की सेवा है। तो राज्य को इनके ऊपर क्या है, इनको समर्थन देना चाहिए ऐसी चीज़ों को। भाई आम जनता की तो भलाई कर रही है रोडवेज। अगर रोडवेज नहीं होंगी तो प्राइवेट बसें इतना किराया बढ़ा देंगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। भारत के जो प्रमुख समाजवादी चिंतक है राम मनोहर लोहिया, उन्होंने 5 तरह की असमानताओं की पहचान की जिनके खिलाफ एक साथ लड़ना होगा। पहली स्त्री पुरुष असमानता, फिर चमड़ी के रंग के आधार पर असमानता, जातिगत असमानता, कुछ देशों का अन्य पर जो औपनिवेशिक शासन है, और निस्संदेह आर्थिक समानता। तो ये सारी 5 चीज़ें इन्होंने बताई। ये है आज 100 प्रमाणित धारणा लग सकती है, लेकिन लोहिया के समय में
समाजवादियों के बीच आमतौर पर यही तर्क चलता था कि असमानता का एकमात्र रूप वर्गीय असमानता है, यानी दो वर्गों के बट गए, एक अमीर वर्ग एक गरीब वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग एक गरीब वर्ग, जिसके खिलाफ संघर्ष अपरिहार्य है। दूसरी असमानताएं गौण हैं या आर्थिक असमानता का खत्म होते हुए स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। तो यानी सभी असमानताओं का जो मूल है वो कौन सी है? आर्थिक समानता है। अगर आर्थिक समानता आ जाएगी तो अन्य सभी असमानताएं हैं वो खत्म हो जाएगी। लोहिया का कहना था कि इन असमानताओं में से प्रत्येक की अलग अलग जड़ें हैं और उन सब के खिलाफ अलग अलग लेकिन एक साथ संघर्ष छेड़ने होंगे। उन्होंने एकांगिक क्रांति की बात नहीं की। उनके लिए उक्त 5 असमानताओं के खिलाफ संघर्ष का अर्थ है 5 क्रांतियाँ, यानी सब की जड़ें अलग अलग है तो सबको भाई खोद कर निकालना पड़ेगा, मतलब 5 गड्ढे करने पड़ेंगे। 5 गड्ढों का इन्होंने मतलब था कि 5 क्रांतियाँ होंगी। उन्होंने इस सूची में 2 और क्रांतियों को शामिल किया था। पहली थी व्यक्तिगत जो पर्सनल जीवन है उसके ऊपर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति तथा अहिंसा के लिए, और सत्याग्रह के पक्ष में शस्त्र त्याग के लिए क्रांति। तो ये 7 क्रांतियाँ थी जो लोहिया के अनुसार समाजवाद का आदर्श है। तो ये पूछा जा सकता है कि समाजवादी जो विचारक है राम मनोहर लोहिया, उन्होंने क्रांतियों के कितने प्रकार बताए हैं? तो 7 प्रकार बताए। समानता की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि वे सभी निषेध या विशेषाधिकारों का अंत किया जाए। जो जितने भी विशेष अधिकार किसी विशेष वर्ग को मिले हुए हैं, किसी विशेष व्यक्ति को मिले, उनका अंत किया जाए। चूँकि ऐसी बहुत सी व्यवस्थाओं को कानून का समर्थन प्राप्त है, इसलिए यह जरूरी होगा कि सरकार और कानून असमानताओं की व्यवस्थाओं को संरक्षण देना बंद करें। हमारे संविधान ने भी यही किया है। संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर ही भेदभाव करने का निषेध करता है। हमारा जो संविधान है वो छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करता है। अधिकतर आधुनिक संविधान और लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर चुकी है और इस सिद्धांत को जाति, नस्ल, धर्म या लिंग पर ध्यान नहीं दिए बिना सभी नागरिकों को कानून के एक समान बर्ताव के रूप में समाहित किया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 15 में दी गई है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। और जो छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन है, अस्पृश्यता का अंत है, वो आर्टिकल 17 में है। अवसरों की जो समानता है, जो लोक नियोजन के अवसर है उनमें जो समानता है वो किस में दी गई है? आर्टिकल नंबर 16 में दी गई है। इस प्रकार भारतीय संविधान ने क्या है ये सारी चीज़ें अपने इसमें शामिल मूल अधिकार के रूप में शामिल करके सभी को समानता देने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है। अब है विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। जैसा कि हम देख चुके हैं, समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए लोग समान अधिकारों का उपभोग कर सके उसमें अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से लोगों के बीच कुछ अंतरों को ध्यान रखना होता है। उदाहरण के लिए विकलांगों की सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान वाले रास्तों की मांग, जो रैंप होते हैं उनकी मांग निश्चित होगी, क्योंकि इससे ही उन्हें सार्वजनिक भवनों में प्रवेश करने का समान अवसर मिल सकेगा। तो आजकल तो जो जैसे भारतीय निर्वाचन आयोग है, स्कूलें हैं, जितने भी हैं, सब में ये जो रैंप है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, सब के ऊपर ये क्या हो गए? लागू हो गए। इसी तरह जैसे रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला है, उनके लिए आते जाते विशेष सुरक्षा की ज़रूरत, इससे उनके काम के समान अधिकार की रक्षा हो सकेगी। समानता की कटौती इन्हें नहीं वरन बढ़ावा देने वाले उपायों के रूप में देखा जाना चाहिए कि इनको अगर ये चीज़ें मिलेंगी, सुरक्षा मिलेगी, इनको रैंप मिलेगा, तो ही क्या है ये जो समानता है वो आ पाएगी। तो समानता को बढ़ावा देने वाले जो उपाय हैं उनको राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए। अब देखो यहाँ ये साफ़ सुथरा चयन बता रहे हैं कि सबको इस पेड़ के ऊपर चढ़ना है, यानी एक जैसा टेस्ट देना है। तो इस पेड़ के ऊपर चढ़ना है तो बंदर तो तुरंत चढ़ जाएगा, लेकिन ये हाथी थोड़ी चढ़ पाएगा। तो ऐसा भी अवसर नहीं होना चाहिए।
कि कहने को तो इन्होंने मास्टर साहब ने अवसर सबको सेम दे दिया, लेकिन जितना जल्दी बंदर और बिल्ली चढ़ेगी उतना जल्दी हाथी थोड़ी, हाथी तो चढ़ी मर जाएगा तो भी चढ़ नहीं पाएगा। चिड़िया फुदक के चढ़ जाएगी। अब मछली है, मछली तो कभी नहीं चढ़ पाएगी, वो तो बाहर निकलते ही मर जाएगी। तो ये अवसर की समानता नहीं है, ये तो एक तरह से बेवकूफ़ बनाना है। किस तरह के विभेद अवसरों तक समान पहुंच को बाधित करते हैं और इन बाधाओं को दूर करने के लिए किस तरह की नीतियां अपनाई जानी चाहिए, आजकल इस तरह के सवालों पर लगभग हर समाज में चर्चा हो रही है। कुछ देशों ने अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां अपनाई है। अपने देश में हमने आरक्षण की नीति अपनाई है। अगले खंड में जो सकारात्मक कार्रवाई के विचार को समझने का प्रयास करेंगे, हम सकारात्मक कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में अपनाई गई कुछ नीतियां और उठाए गए कुछ मुद्दों को भी समझेंगे। तो यहाँ देखते हैं सकारात्मक कार्रवाई क्या है। तो एक तो भारतीय संविधान ने जो आरक्षण अपनाया है कि जो समाज का गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसको भी समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए क्या है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सकारात्मक कार्रवाई इस विचार पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। असमानताओं को मिटाने के लिए जरूरी होगा कि असमानताओं की गहरी खाइयों को भरने वाले अधिक सकारात्मक कदम उठाए जाएं। कि असमानता तो समाज में पहले से बढ़ रखी है, उसको भी भरने, जो खाई बढ़ रखी है उसको भरने के भी प्रयास किए जाने चाहिए। इसलिए सकारात्मक कार्रवाई की अधिकतर नीतियां अतीत की असमानताओं के संचयित दुष्प्रभावों को दुरुस्त करने के लिए बनाई जाती है, कि जो अतीत में असमानताएं आ गई है उन्हें वर्तमान में कैसे ठीक किया जाएगा। कि सकारात्मक कार्रवाई के कई रूप हो सकते हैं, जैसे इसमें वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति है, हॉस्टल जैसी सुविधाओं पर वरीयता के आधार पर खर्च करने से लेकर नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करने तक की नीतियां हो सकती है, जो आरक्षण के रूप में क्या है, अभी भारतीय संविधान में प्रभावी है। अपने देश में वंचित समूहों को अवसर की समानता देने के लिए हमने नौकरियों और शिक्षा में आरक्षित स्थान या कोटा की नीति को अपनाया है। यह नीति बहुत वाद विवाद और असहमति का केंद्र रही है। इस नीति की इस आधार पर वकालत की गई कि कुछ समूह वर्जना और अलगाव के कारण सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। जो समुदाय अतीत में पीड़ित और समान अवसरों से वंचित रहे हैं, उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे अन्य लोगों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करें। इसलिए एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए उनको विशेष संरक्षण और सहायता देने की आवश्यकता है। कि जो आरक्षण दिया गया है, उनका ये मानना है कि पुराने समय में इनको अवसरों की समानता नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से कुछ ऐसे वर्ग हैं जो समाज में दबे हुए रह गए। उनको समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए ये चीज़ क्या है, मूलभूत आवश्यक है। सकारात्मक कार्रवाई के रूप में विशेष सहायता को एक निश्चित समय अवधि तक चलने वाला तदर्थ उपाय माना गया था। इसके पीछे मान्यता यह है कि एक विशेष बर्ताव इन समुदायों को वर्तमान वंचनाओं से उबरने में सक्षम बनाएगा और फिर ये अन्य समुदाय से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। तो स्टार्टिंग की बात करें तो ये 10 साल के लिए लागू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे जो हमारे नेता है उनको लगा कि भाई अभी ये समानता नहीं आ पाई है, तो उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाना जारी रखा। हालांकि सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों का समाज को अधिक समतामूलक बनाने के लिए समर्थन किया गया, लेकिन कुछ सिद्धांतकार इन नीतियों के खिलाफ तर्क देते हैं। वे सवाल करते हैं कि क्या लोगों से विभेदकारी बर्ताव करने से कभी भी अधिक समानता की ओर ले जाएगा। तो ये सब में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर मान लो आरक्षण दे भी दिया है तो समाज में फिर भी क्या है, 2 वर्ग फिर भी बढ़ जाएंगे। एक वर्ग ऐसा होगा जो आरक्षण ले रहा है, एक वर्ग ऐसा होगा जो आरक्षण के लाभ से वंचित है। तो इसमें भी कुछ ऐसे हैं जो आरक्षण ले लेके और उच्च पदों के ऊपर जाते जाएंगे, और कुछ हैं जो बेचारे इन चीज़ की समझ नहीं रखते हैं, वो आज भी वहीं के वहीं हैं। सकारात्मक विभेदीकरण, खासकर आरक्षण की नीतियों के आलोचक इन नीतियों के खिलाफ तर्क देने के लिए समानता के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। इनका मानना है कि वंचितों को उच्च शिक्षा या नौकरियों में आरक्षण या कोटा देने का कोई भी प्रावधान अनुचित है, क्योंकि यह मनमाने तरीके से समाज के अन्य वर्गों का समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करता है। कि भाई एक है, जैसे मान लो जिसके 100 में से 60 नंबर आ रहे हैं,
उसको नौकरी से या कहीं प्रवेश से वंचित किया जा रहा है कि वहीं एक जो 13 नंबर आ रहे हैं उसका नौकरी में सिलेक्शन हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि ये भी कहीं भी सही नहीं है और ये चीज़ें भी हैं जो देश को एक गर्त में ले जाएंगी। तो इनका मानना है कि आरक्षण भी एक तरह का भेदभाव है। समानता की मांग है कि सब लोगों से बिल्कुल एक तरह से व्यवहार हो। जब हम व्यक्तियों के बीच जाति या रंग के आधार पर अंतर करते हैं हम तब जातिगत और नस्लगत पूर्वाग्रहों को और भी मजबूत कर रहे होते हैं और इन सिद्धांतकारों के लिए उन सामाजिक विशिष्टताओं को समाप्त करना महत्वपूर्ण है जो समाज को विभाजित करती है। तो इस बहस की रोशनी में ये प्रासंगिक होगा कि व्यक्ति के समान अधिकारों और राज्य के निर्देशक सिद्धांत के रूप में समानता के बीच फर्क किया जाएगा। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्य का कल्याण किया जाए। यानी नीति निर्देशक तत्व का मतलब है राज्य के कार्य हैं वो। तो राज्य नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनके माध्यम से राज्य के जो जन कल्याणकारी कार्य है वो करता है। तो उनके और समानता के बीच फर्क बिल्कुल होना चाहिए। व्यक्ति का किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश या सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने का समान अधिकार है, लेकिन प्रतिस्पर्धा उचित होनी चाहिए। जब भी कुछ सीमित स्थानों या नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा हो तब वंचित समूह के लोग अलाभकारी स्थिति के शिकार हो जाते हैं। ऐसे शिक्षार्थी जो अपने समुदाय में पढ़ने वालों की पहली पीढ़ी से आते हैं, अर्थात जिनके माता पिता और पूर्वज अशिक्षित रहे हों, अपनी ज़रूरतों और परिस्थितियों के मामले में पढ़े लिखे परिवारों के छात्रों से बहुत अलग होते हैं। तो ये वाद विवाद का विषय बना रखा है इन्होंने। दलित, स्त्रियां, वर्जना और वंचना के शिकार अन्य श्रेणियों से आने वाले कुछ सदस्य कुछ विशेष सहायता के पात्र और अधिकारी होते हैं और इन विशेष सहायता को उपलब्ध कराने हेतु राज्य को समानता लाने वाली जो सामाजिक नीतियां बनानी चाहिए और इन नीतियों से और उन्हें अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर मिल सकेगा। तथ्य यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भारत में वंचित जनसंख्या के लिए जितना किया जाना चाहिए उससे बहुत कम किया गया है। यानी जो वंचित वर्ग है आज भी जो झोपड़पट्टी में, जैसे भारत की बात करें जैसे धारावी है मुंबई की, तो एशिया की सबसे बड़ी जो झुग्गी बस्ती है। तो ये कारण क्या है, जो जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए। यानी असमानता कम करने के प्रयास किए गए लेकिन आज भी जो असमानताएं हैं वो कम नहीं हो पाई। स्कूली शिक्षा के स्तर पर असमानताएं चौंकाने वाली है। ग्रामीण और शहरी झोपड़पट्टी के बहुत सारे गरीब बच्चों की स्कूल जाने की संभावना नहीं के बराबर है। यदि उन्हें अवसर मिल भी गया तब उनके स्कूल के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता। खासकर अभिजात वर्गीय स्कूलों की सुविधाओं की तुलना में ये बच्चे कुछ असमानताओं के साथ स्कूल में प्रवेश लेते हैं। ये असमानताएं उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं और योग्यता बढ़ाने या नौकरी पाने की संभावनाओं पर लगातार चोट पहुंचाती रहती हैं। ये छात्र अभिजात समझे जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने में बाधाओं का सामना करते हैं क्योंकि उनके पास विशेष कोचिंग के लिए ज़रूरी साधनों का अभाव होता है। अब जैसे मान लो कोई अच्छा है, कोई गरीब तबके से आ रहा है, कोई नीची जाति से आ रहा है, तो अब उसके पास मान लो नीट है, IIT है, इनकी तैयारी के लिए अच्छा पैसा नहीं होगा, विशेष कोचिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास साधनों का अभाव है। और साथ में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस भी इतनी है कि उसमें भी एक घेराबंदी जैसी हो जाती है। परिणाम स्वरूप वे अधिक विशेषाधिकार और सुविधाएं वाले वर्गों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। तो आजकल तो इन चीज़ों के लिए बैंक वगैरह हैं वो भी सब एजुकेशन लोन देती हैं। तो कई सारी सुविधाएं अभी हो गई हैं ताकि जो असमानता की खाई है वो कम हो सके। इस तरह की सामाजिक और आर्थिक असमानताएं समान अवसर की प्राप्ति में बाधक होती हैं। अधिकतर सिद्धांतकार आज इस बात को मानते हैं। समान अवसर के लक्ष्य से सभी सहमत है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। विवाद उन नीतियों के बारे में है जो राज्य को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनानी चाहिए। क्या राज्य को वंचित समुदाय के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर देने चाहिए या उन्हें कम उम्र से विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि इन बच्चों की योग्यता और प्रतिभा का विकास हो सके। वंचित कौन है, सबसे बड़ी तो इसे परिभाषित कैसे किया जाए। क्या वंचितों की पहचान आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए या जाति व्यवस्था से जो पैदा हुई सामाजिक असमानताओं के आधार पर। ये सामाजिक नीति के वे पहलू हैं जिनके बारे में आज भी बहस हो रही है।
तो अंततः हम जो भी नीतियाँ चुनते हैं उन्हें सबके लिए समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज बनाने में मिली सफलता के आधार पर जांचना पड़ेगा। कि समानता के विषय पर सोचते समय प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा मानने और प्रत्येक वस्तु को मूलतः समान मानने में अंतर करना चाहिए। देखो, पहली बात तो है कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। मूलतः समान व्यक्तियों को विशेष स्थितियों में अलग अलग बर्ताव की जरूरत हो सकती है, लेकिन ऐसे सभी मामलों में सर्वोपरि उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना ही होगा। समानता के लक्ष्य को पाने के लिए अलग या विशेष बर्ताव के बारे में सोचा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल से आरक्षण की बात करें, लेकिन इसके लिए औचित्य सिद्ध करना और सावधानीपूर्वक पुनर्विचार करना आवश्यक होता है, क्योंकि अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग बर्ताव जाति व्यवस्था और रंग भेद के अंग थे। इसलिए उदारवादी एक जैसा बर्ताव के सिद्धांत से हटते हुए बहुत सावधान रहते हैं। समानता से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलन द्वारा उठाए गए। 19वीं सदी में स्त्रियों ने समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उदाहरण के लिए उन्होंने मताधिकार, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार, काम के लिए अधिकार की उसी प्रकार मांग की जैसे अधिकार पुरुषों को हासिल थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया, उन्हें महसूस हुआ कि स्त्रियों को इन अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बात करी, जैसे मान लो नाइट ड्यूटियाँ कर रही हैं कोई लेडीज़, तो उनके सुरक्षा के विशेष उपाय करने चाहिए। उदाहरण के लिए उन्हें मातृत्व अवकाश और कार्यस्थल पर बालवाड़ी जैसे प्रावधानों की आवश्यकता है। बालवाड़ी जैसे मान लो किसी के छोटा बच्चा है तो वो ऑफिस जाए कहीं, तो उनके लिए ऐसा सिस्टम हो वहाँ की आया हो कोई जो बच्चों को खिला ले, खिलौने हो वहाँ, ताकि बच्चा जो भी 6-7 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे की उसमें उसकी देखरेख आसानी से हो सके। इस प्रकार के विशेष बर्ताव के बिना वे न तो गंभीरतापूर्वक स्पर्धा में भाग ले सकेंगी और न ही सफल व्यावसायिक और निजी जीवन का आनंद उठा सकेंगी। दूसरे शब्दों में वो पुरुषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें कई बार एक विशेष बर्ताव की जरूरत होती थी। जब समानता के मुद्दे पर सोचते हैं और यह जांचते हैं कि एक खास स्थिति में विशेष बर्ताव जरूरी है या नहीं, तो हमें लगातार स्वयं से ही पूछने की जरूरत है कि क्या विशेष बर्ताव यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि एक समूह समान अधिकारों का उसी प्रकार आनंद उठा सके जैसे कि शेष समाज। हालांकि यह सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए कि विशेष बर्ताव वर्चस्व या शोषण की नई संरचनाओं को जन्म न दे, अन्यथा यह विशेष बर्ताव समाज में विशेषाधिकार और शक्ति को फिर से स्थापित करने वाला एक और प्रभावशाली उपकरण न बन जाए। विशेष बर्ताव का उद्देश्य और औचित्य एक न्यायपरक और समतामूलक समाज का बढ़ावा देने के माध्यम के अलावा और कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर विशेष किसी को छूट दे रहे हैं, विशेष उसके लिए उपाय कर रहे हैं, विशेष उसके लिए बर्ताव कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वापस समाज में वैसे ही असमानताएं आ जाए कि दुनिया सोचने लग जाए कि भाई हाँ, इसके लिए कुछ विशेष काम किए जा रहे हैं और मेरे लिए कुछ नहीं किया जा रहा। तो यहाँ कुछ जो वाद विवाद के भी जैसे चिंतन मंथन की बात है, तो कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश है वो मिलना चाहिए, सही बात है। तो एक विद्यालय में 2 छात्र दृष्टिहीन है, विद्यालय को उनके लिए कुछ विशेष उपकरण खरीदने के लिए धनराशि खर्च करनी चाहिए। बिल्कुल सही। गीता बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलती है, विद्यालय को उसके लिए बास्केटबॉल कोर्ट बनाना चाहिए जिससे वह अपनी योग्यता का और भी विकास कर सके। तो जहाँ तक पॉसिबल हो सके, तो अगर बास्केटबॉल कोर्ट स्कूल में बनेगा तो अन्य विद्यार्थी भी प्रेरित होंगे। सिर्फ गीता ही क्यों, सीता, गीता, मीता जो भी हैं। जीत के माता पिता चाहते हैं कि वह पगड़ी पहने, इरफान चाहते हैं कि वह जुम्मे की नमाज़ पढ़े। ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए स्कूल को जीत से आग्रह नहीं करना चाहिए कि वह क्रिकेट खेलते समय हेलमेट पहने, और इरफान के अध्यापक को शुक्रवार को उसे दोपहर बाद की कक्षाओं में रुकने के लिए नहीं कहना चाहिए। तो यानी कुछ ये परिस्थितियां हैं जिनके ऊपर चिंतन मंथन होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था समानता का जो चैप्टर है, कुछ ये प्रश्नावली है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट और चौथे पार्ट के बारे में बात करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ के शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।